नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का सेट 2 देखने वाले हैं टर्म 2 के लिए। ठीक है, टर्म 2 का सेट 2 साइंस का देखने वाले हैं जो जैक ने जारी किया है मॉडल प्रश्न पत्र। तो मॉडल प्रश्न पत्र काफ़ी इम्पोर्टेंट है बच्चों। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर मॉडल प्रश्न पत्र को आप लोग कंप्लीट करते हैं तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि फाइनल एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो देखिए, आज की वीडियो में हम लोग सेट 2 साइंस का देखने वाले हैं। सभी 19 क्वेश्चन को डिटेल्ड में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? किसी चालक में विद्युत धारा मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। किसी चालक में विद्युत धारा मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। एमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन है आपका कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? ठीक है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक लिखें। किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर निर्भर करता है या नहीं? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ओम को हम लोग ऐसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। और फिर लिखेंगे हाँ, किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर निर्भर करता है। फिर थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि दो ऐसे धातुओं का नाम बताएं जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो दो ऐसे धातु कौन कौन से हैं जिन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? वो है सोडियम, ठीक है, और पोटेशियम। सोडियम Na और पोटेशियम K। ठीक है, ये इनका रासायनिक सूत्र है। फिर फोर्थ नंबर आपका CH3COCH3 फिर कॉमा C2H4 में कौन सा प्रक्रियात्मक समूह उपस्थित है? तो इसमें कीटोन, ठीक है, CH3COCH3 में कीटोन पाया जाता है, कीटोन समूह का है। एवं C2H4 में एल्किन एल्किन उपस्थित होता है, एल्किन। ठीक है, फिर 5वां नंबर क्वेश्चन है कि जीवाश्म क्या है? तो जीवाश्म किसे कहते हैं कि लाखों हजारों साल पहले पाए जाने वाले जीवों के परिरक्षित कठोर अवशेष, चट्टानों पर पैरों के निशान, मिट्टी में बने मृत जीवों के साँचे आदि को जीवाश्म कहते हैं। फिर 6 नंबर क्वेश्चन है कि वंशानुगत लक्षण से आप क्या समझते हैं? तो वंशानुगत लक्षण क्या होता है कि माता पिता से किसी पीढ़ी दर पीढ़ी उनके संतानों में स्थानांतरण होने वाले लक्षणों को वंशानुगत लक्षण कहते हैं। जैसे कोई माता पिता है और उनके डीएनए के माध्यम से किसी बच्चे में फिर वो लक्षण आते हैं तो उनको हम लोग वंशानुगत लक्षण कहते हैं। ठीक है, यह डीएनए पर निर्भर करती है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी एक से दूसरे में स्थानांतरित होती रहती है। फिर है कि एक खाद्य श्रृंखला का उदाहरण दें। तो एक खाद्य श्रृंखला का उदाहरण हम लोग दे देते कि पहले पादप, ठीक है, पादप, फिर सेकंड में कीट, मेढक, सर्प और चील। तो पादप आएगा पहले, फिर पादप को खाएगा कीट, कीट को खाएगा मेढक, और मेढक को खाएगा सर्प, और सर्प को खाएगा चील। ठीक है, तो इसमें पादप क्या है? पादप जो फर्स्ट में रहेगा उसको बोलेंगे उत्पादक। ठीक है, जो पहला में रहेगा वो क्या हो जाएगा? उत्पादक हो जाएगा। और सेकंड में जो आएगा, जबकि कीट जो है वो प्रथम उपभोक्ता है। ठीक है, पादप जो है वो उत्पादक है, लेकिन कीट जो है वो प्रथम उपभोक्ता है, क्योंकि पादप जो है वो कीट जो है वो पादप को खा रहा है। और चील क्या है? चील अंतिम उपभोक्ता है, क्योंकि चील जो है वो सर्प को खा रहा है और अंतिम कड़ी है। ठीक है, तो चील हो जाएगा आपका अंतिम उपभोक्ता। फिर 8 नंबर क्वेश्चन है कि ओम का नियम बताएं। इस नियम के अनुसार विभवांतर तथा विद्युत धारा में संबंध लिखिए। प्रतिरोध को परिभाषित करें। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो ओम क्या होता है? ओम का नियम क्या है कि नियत ताप पर, मतलब जो दिया गया ताप आपका है, ठीक है, उस पे कि नियत ताप पर किसी चालक के सिरों का विभवांतर, मतलब विभवांतर जो है वोल्ट, उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, और इसे ही ओम का नियम कहते हैं। और ओम का नियम बराबर फॉर्मूला क्या होता है कि V बराबर IR। ठीक है, तो किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह अपने में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का विरोध करता है। किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह अपने में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का विरोध करता है, उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं।
और प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, ओम होता है, ठीक है, प्रतिरोध का। फिर 9 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई दो गुण लिखें। तो वह पथ जिस पर चुंबक का उत्तरी ध्रुव चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त अवस्था में आने पर गति करता है, उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं हम लोग, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। और यह नॉर्थ पोल का होता है, ठीक है, जो उत्तरी ध्रुव होता है उस पर दिखा जाता है चुंबकीय क्षेत्र रेखा। फिर गुण इसका क्या है, गुण है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्योंकि चुंबकीय रेखा जो होता है वो समानांतर होती है, ठीक है, इसलिए एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। फिर क्या है सेकंड में कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय बल के मजबूती को दिखाती है। जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास होती है वहां पर चुंबकीय बल ज्यादा होता है। 10th नंबर क्वेश्चन है, संक्षारण किसे कहते हैं, इससे सुरक्षा के उपाय बताएं। तो संक्षारण क्या है कि जब धातुओं का संपर्क वायु व नमी से होता है तो उसकी सतह पर ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट या सल्फाइड में से किसी की परत चढ़ जाती है, इसे संक्षारण कहते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण क्या है कि पेंट संक्षारण कहते हैं, पेंट या ग्रीस लगाकर हम संक्षारण से सुरक्षा कर सकते हैं, पेंट या ग्रीस। जैसे आप देख सकते हैं कि लोहे के गेट को पेंट किया जाता है, ठीक है, क्योंकि पेंट किया जाता है क्योंकि जब हम पेंट नहीं करेंगे तो लोहा जो है वो नमी और वायु के संपर्क में आने पर संक्षारित होने लगेगा और उसका क्षय हो जाएगा, इसलिए उस पर पेंट चढ़ाया जाता है ताकि उसका वायु और नमी से संपर्क कट जाए। अब चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। तो 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संतृप्त व असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर, ठीक है, संतृप्त व असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर बताएं। तो एक साइड लिख देंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक साइड लिखेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, इसे एल्केन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, ठीक है, और एल्किन या एल्काइन को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एकल बंध होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में द्विबंध या त्रिबंध होता है। फिर संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, यह बहुत ही कम अभिक्रियाशील होता है, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है कि बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। फिर चलते हैं 12 नंबर। तो 12 नंबर क्वेश्चन में है कि जैव आवर्धन क्या है, जैव आवर्धन क्या है। तो आवर्धन से अभिप्राय हानिकारक रसायनों का आहार श्रृंखला में प्रवेश करना, ठीक है, क्या क्या है, आवर्धन से अभिप्राय हानिकारक रसायनों का आहार श्रृंखला में प्रवेश करना और पोषी स्तर के आगे बढ़ते चला जाना है। धरती से विषैले रसायन पौधों द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है और इस प्रकार यह आहार श्रृंखला में आगे बढ़ जाता है, और इस पूरे चक्र को हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्धन चक्र बोलते हैं। आई होप कि आपको आवर्धन चक्र समझ में आ गया होगा। फिर 13 नंबर है, 13 नंबर, एक पारितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का एक चित्र बनाएं। कोई कोई पारितंत्र है, उसमें ऊर्जा का क्या ह्रास हो रहा है, ठीक है, ऊर्जा का कैसा कैसा ह्रास हो रहा है, इसका आपको एक चित्र बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले ऊपर में क्या होगा, शीर्ष मांसाहारी, ठीक है, उसके बाद मांसाहारी के बाद क्या होगा, मांसाहारी, ठीक है, उसके बाद मांसाहारी के बाद होगा शाकाहारी, शाकाहारी के बाद होगा उत्पादक, और उत्पादक के बाद होगा सूर्य का प्रकाश। तो ये फाइनली आपका प्रवाह का चित्र बन चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन क्यों किया था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन इसलिए किया क्योंकि मटर का पौधा आसानी से उपलब्ध हो जाता था, यह एक साल में कई बार लगाया जा सकता था तथा इनके पुष्प आकार में बड़े और अधिक परागण क्षमता वाले हैं, और इनका अध्ययन करना भी अत्यधिक सरल था। तो ये कारण था कि मेंडल ने अपने प्रयोग में जो बौने और छोटे पौधे जो मिलाए थे वो चना के पौधे से ही किया था, ठीक है, मटर के पौधे से ही। इससे उन्होंने पता किया था कि कौन से प्रभावी लक्षण हैं और कौन से अप्रभावी लक्षण हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि मटर के पौधे आसानी से उपलब्ध हो जाते थे और एक वर्ष के अंदर कई बार इनको रिशेड्यूल किया जाता था, ठीक है, कई बार उपजाया जाता था, तो मटर के पौधे अवेलेबल हो जाते थे आसानी से। फिर आपका 15 नंबर है, 15 नंबर क्या है कि एक विद्युत परिपथ में 3 प्रतिरोध
जो क्रमशः R1 R2 R3 है को पार्श्व क्रम में जोड़ा गया है, पार्श्व क्रम, ठीक है। विद्युत परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त करें। तो देखिए इस टाइप का आप लोग व्यंजक बना लीजिएगा, ठीक है। ऐसे आपको बना लेना है कंप्लीट, पार्श्व क्रम में जोड़ा गया है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ आएगा और ऐसे करके इधर आएगा, पार्श्व क्रम इसी को बोलते हैं, पार्श्व क्रम मतलब समांतर क्रम, ठीक है। और अगर आपका पूरा ऐसे जाएगा, इस टाइप का जाएगा, तो ये श्रेणी क्रम हो जाएगा। तो ये है पार्श्व क्रम। तो इस फिगर को आप लोग को ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद आपको लिखना है वहाँ पे कि 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 पार्श्व क्रम में जुड़े हैं, ठीक है। पार्श्व क्रम में जुड़े हैं। प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा I1 I2 I3 है। परिपथ का कुल विभवांतर भी है। परिपथ का कुल विभवांतर क्या दिया हुआ है, भी दिया हुआ है। फिर आगे है, तो I बराबर क्या होता है कि I1 प्लस I2 प्लस I3, इसको समीकरण 1 मानेंगे, ठीक है। I बराबर I1 I2 I3, इसको मानेंगे समीकरण 1। फिर I बराबर होता है V/R1 और I2 बराबर V/R2 और I3 बराबर V/R3। अब समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण एक हमारा क्या है, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। तो समीकरण 1 में क्या होगा कि I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, तो I बराबर होगा V/R, और I1 का मान है हमारे पास है V/R1 और I2 का मान है V/R2 और I3 का मान है V/R3। तो V/R हो जाएगा, V/R। और आप देख सकते हैं कि R1 R2 R3 सभी में है और भी सब में है। तो V को हम लोग कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे V को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3। V से V को यहाँ काट देंगे, ठीक है। तो 1/R बचेगा, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये फाइनल आपका हो चुका है क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 16 नंबर। 16 नंबर है, विद्युत मोटर क्या है, इसका सिद्धांत लिखें। एक विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाकर इसके कोई दो उपयोग लिखें, ठीक है। तो विद्युत मोटर क्या होता है, विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है, ठीक है, मतलब ऐसा मशीन है विद्युत मोटर जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। अब इसका सिद्धांत क्या है, सिद्धांत बोला है लिखने के लिए। तो विद्युत मोटर विद्युत धारक के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती है। जब धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल आरोपित होता है। इस बल की मदद से विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। और इस टाइप का आपको विद्युत मोटर का एक फिगर ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। पूरा यहाँ से यहाँ तक आपको विद्युत मोटर का एक फिगर ड्रॉ कर लेना है। इधर आपका नॉर्थ हुआ, इधर साउथ हुआ, ठीक है। फिर R1 R2 धारा जा रहा है और R1 के पास B1 मानेंगे, B2 मानेंगे, ठीक है। और एक क्षेत्र आपका लगा हुआ है, यहाँ से यहाँ ऊर्जा जा रहा है पूरा, यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो आपको ये फिगर को ड्रॉ कर लेना है। और विद्युत मोटर का उपयोग क्या करते हैं हम लोग, पंखा में, ठीक है, पंखा में, मोटर इत्यादि में विद्युत मोटर का उपयोग किया जाता है। फिर आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, समावयवता क्या है, पेंटेन के समावयवों के नाम एवं रचनात्मक सूत्र लिखें। तो ऐसे यौगिक इसका आंसर हो, ऐसे यौगिक जिनके आणविक सूत्र समान होता है, ठीक है, और संरचना अलग अलग होती है, समावयवी कहा जाता है। इस परिघटना को समावयवता कहते हैं। जो पूरी परिघटना है इसको समावयवता कहते हैं। इसका फिगर आपको बना लेना है। यहाँ से आप लिखेंगे सी, ठीक है। इस सी जो है वो कार्बन है, सी पूरा कंप्लीट। और इस टाइप का पूरा फिगर आपको ड्रॉ कर लेना है। यह आपका क्या होगा, नॉर्मल पेंटेन, ठीक है। नॉर्मल पेंटेन का फिगर आपका ये है। फिर आपका एक फिगर आएगा आइसोपेंटेन का, ठीक है। आइसोपेंटेन जिसमें आपका 4 आपका कार्बन रहेगा और पूरा इस टाइप का आबंध बना है, ठीक है। इस टाइप का पूरा आबंध बना रहेगा, ये आपका आइसोपेंटेन है। फिर है कि नियोपेंटेन। तो नियोपेंटेन क्या है, तो इस टाइप का जो फिगर पूरा ड्रॉ करेंगे आप लोग, इसको नियोपेंटेन कहा जाता है,
ठीक है। तो जिस टाइप का मैंने फिगर बनाया है आप लोग को इस टाइप का फिगर एक ड्रॉ कर लेना है। ये पूरा क्या है, नियोपेंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। 18 नंबर का ए कि ओजोन क्या है। तो ओजोन किसे कहते हैं? ओजोन जो होता है वो ऑक्सीजन का दो तीन अणु से मिलके बना होता है। ऑक्सीजन का तीन अणु जब मिलता है तो O3 बनता है, ठीक है। और O3 को ही हम लोग ओजोन बोलते हैं। तो ओजोन O3 ऑक्सीजन का एक अपरूप है जो एक परत के रूप में होता है। ओजोन जो होता है ना वो एक परत के रूप में होता है पूरा, ठीक है। इस टाइप का परत के रूप में। और ये पराबैंगनी जो सूर्य के पास जो पराबैंगनी किरण आ रहा है उसको पृथ्वी पर आने से रोकता है, ठीक है। तो ओजोन ऑक्सीजन का एक अपरूप है जो एक परत के रूप में होता है। यह सूर्य से आने वाली खतरनाक पराबैंगनी विकिरण से हमारी रक्षा करता है। फिर बी नंबर है कि यह किस पारितंत्र को या किसी पारितंत्र को, मतलब ओजोन जो होता है वो किसी पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो ओजोन जो है यह लिखेंगे, यह पृथ्वी की सतह पर एक आवरण बनाती है, ठीक है। एक आवरण बनाती है पूरा, एक आवरण इस टाइप का बनाती है जो पराबैंगनी किरण, ठीक है। जो यूवी किरण होती है, अल्ट्रावायलेट किरण जो सूर्य से निकलती है, ठीक है। रेडियो एक्टिव होती है, लोग रेडियो एक्टिव ये किरण होती है, ठीक है। अल्ट्रावायलेट बोलते हैं इसको, जो पराबैंगनी विकिरणों से बचाती है किसको, पृथ्वी को। ओजोन सूर्य से पृथ्वी तक आने वाली पराबैंगनी विकिरण को सोख लेती है तथा उन्हें पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देती है। ओजोन हमारे परिवेश तंत्र को नष्ट होने से बचाती है। फिर सी नंबर है कि ओजोन परत के क्षय के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। मतलब ओजोन परत को क्षय से रोकने के लिए, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे, कि ओजोन परत के को क्षय से रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि ओजोन परत के क्षय को रोकने के लिए निम्न कदम उठाए गए हैं। क्या क्या है? CFCs के उपयोग पर नियंत्रण करना है। CFCs के उपयोग पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नाभिकीय विस्फोट पर नियंत्रण, सुपरसोनिक विमानों का कम से कम प्रयोग और रेफ्रिजरेटर का कम इस्तेमाल, ठीक है। रेफ्रिजरेटर से क्या होता है? रेफ्रिजरेटर से CFCs गैस निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो हमारे वायुमंडल में फैल जाती है और ये ओजोन परत को क्षय कर देती है, ठीक है। जिससे क्या होता है कि अल्ट्रावायलेट किरण हमारे पृथ्वी पर आ जाती है, जिससे त्वचा कैंसर होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है, और अम्लीय वर्षा, ठीक है। एसिड रेन भी होने का बहुत बहुत चांस रहता है, जिससे पक्षी वगैरह पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको आप लोग देखिए ध्यान से, कि मानव में लिंग निर्धारण जो होता है वो विशेष लिंग गुणसूत्र के आधार पर होता है। नर में जो होता है वो XY गुणसूत्र होता है और मादा में XX, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग नर लिखते हैं और इस साइड मादा लिखते हैं, ठीक है। तो नर मादा हो गया आपका। नर में क्या है, XY, और मादा में है XX, ठीक है। तो नर से अगर X आएगा और मादा से X आएगा तो ये X और X युग्मनक बनेगा, ठीक है। और XX युग्मनक क्या होगा, लड़की, लड़की जन्म होगा यहाँ पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका कि अगर नर से, मतलब मेल से, मेल और फीमेल कर देते हैं। मेल से अगर Y आ रहा है और F F से अगर फीमेल से X आ रहा है, ठीक है, तो Y और X बनेगा और ये क्या बनाएगा, ये लड़का बनाएगा, ठीक है। तो किसी भी हालत में जो लड़की लोग होती है वो कभी भी लड़के पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें एक वाई गुणसूत्र नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ एक्स और एक्स गुणसूत्र होता है, इसके वजह से। तो देख लेते हैं इसका फाइनल आंसर क्या होगा, कि मानवों में लिंग निर्धारण जो होता है वो विशेष लिंग गुणसूत्र के आधार पर होता है। नर में XY गुणसूत्र होता है और मादा में XX गुणसूत्र होता है। जब नर मादा के संयोग से संतान उत्पन्न होती है तो मादा किसी भी अवस्था में नर शिशु को उत्पन्न करने में समर्थ हो ही नहीं सकती, क्योंकि नर शिशु में XY गुणसूत्र नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि निषेचन क्रिया में यदि पुरुष का X लिंग गुणसूत्र स्त्री के X लिंग गुणसूत्र से मिलता है तो इससे XX जोड़ा बनता है और अतः संतान लड़की के रूप में होती है। लेकिन जब पुरुष का Y गुणसूत्र स्त्री के X गुणसूत्र से मिलकर निषेचन करता है तो XY बनता है और इससे लड़के का जन्म होता है। तो फाइनली आज के इस लास्ट क्वेश्चन से हम लोग कंप्लीट सेट 2 को कंप्लीट कर चुके हैं।
तो बने रहिएगा आप लोग वीडियो पे इसी तरह। और सेट 3 हम जल्द ही लेके आएंगे। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर लीजिए ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धाकड़ तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।